हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का विज्ञान का फर्स्ट टर्म होने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जो आपका आने वाला एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म दिसंबर में आपका होने वाला है, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम यानी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, उसका हम लोग साइंस का सेट 1 देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही साथ सेट 2 सेट 3 इस तरह से आप लोगों का आता रहेगा। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, इसके साथ ही यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप उस लिंक की सहायता से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है, यानी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो है आपको पदार्थ का नाम बताना है। ऑप्शन ए में जैसे शीत है, ऑप्शन बी में स्नेह है, ऑप्शन सी में वायु है, ऑप्शन डी में घृणा है। तो आपको यहाँ पर पहचानना है कि इनमें से आखिर पदार्थ कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि पदार्थ वह चीज़ होता है जो स्थान घेरता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो स्थान को घेर लेता है वही पदार्थ होता है। यहाँ पे देखिए आप शीत है, शीत का मतलब होता है ठंडक। क्या ठंडक स्थान घेरेगा? नहीं घेरेगा। स्नेह, स्नेह का मतलब होता है ममता, प्यार, वो कभी स्थान घेरता है? नहीं घेरता है। घृणा यानी होता है मतलब उससे थोड़ा बहुत जो है घिन करना, घृणा करना, वो भी स्थान नहीं घेरना। ये सब भाव है। क्या है? भाव है। भाव कभी भी जो है स्थान नहीं घेरता। लेकिन वायु, वायु एक ऐसा चीज़ है जो स्थान घेर लेता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको हम बता देना चाहते हैं, आप खाली गिलास के अंदर, खाली गिलास के अंदर एक गिलास ले लेना। ठीक है, एक गिलास ले लेना, तुम गिलास के अंदर एक कागज़ का टुकड़ा ठूंस कर भर देना। ठीक है, और उसको उल्टा करके बाल्टी में सीधा डालना और नीचे तली में सटा देना। ठीक है, यानी इस तरह से उल्टा कर देना गिलास को। ठीक है ना, इस तरह से गिलास को उल्टा कर देना। आपका जो कागज़ होगा ना वो भीगेगा नहीं। क्यों नहीं भीगा? क्योंकि वायु उसके अंदर घुसा हुआ था, वो स्थान घेरे हुआ था और पानी को अंदर जाने नहीं दिया। ठीक है, इससे ये साबित हो गया था कि वायु क्या होता है? स्थान घेरता है। इसलिए वायु क्या हो जाएगा? एक पदार्थ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अपने दूसरे सवाल पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरे सवाल क्या कह रहा है? गैसों में विसरण का क्या उदाहरण है, यानी गैस का विसरण किसको कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका इत्र का गंध, स्याही का फैलना, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैसों का विसरण का मतलब समझते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा इत्र का गंध। तो इत्र का जो गंध होता है, आप जैसे यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर बैठे तो कोई व्यक्ति इतना दूर से पास करेगा तो उसका इत्र का गंध आप तक पहुँच जाता है। ये विसरण के माध्यम से पहुँचता है। ठीक है, तो गैसों का विसरण का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? इत्र का गंध भी होता है। और बढ़िया बढ़िया जब हम लोग पकवान बनाते हैं घर में तो एक घर की खुशबू दूसरे घर में चली जाती है, ऑटोमेटिक चली जाती है ना, तो वो भी विसरण के कारण होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस जो होता है, एक गैस, गैस जैसे समझते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो गैस का द्रव, द्रव का मतलब लिक्विड, जैसे पानी होता है, दूध होता है, तेल होता है, उसको लिक्विड बोलते हैं हम लोग। तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, या फिर जमना। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में जो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संघनन हो जाएगा। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा? संघनन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक है, यानी ठोस का घनत्व सबसे अधिक होगा, द्रव का घनत्व सबसे अधिक होगा, गैस का घनत्व सबसे अधिक होगा, या फिर प्लाज्मा का घनत्व सबसे अधिक होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। गैस का जो है, ठोस का जो है घनत्व सबसे क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी? देखिए, जिसके अंदर ऊर्जा होती है ना, जिसके अंदर ऊर्जा होती है वो इधर उधर उछल कूद ज़्यादा करेगा। ठीक है, जिसके अंदर ऊर्जा होगी वो उछल कूद ज़्यादा मचाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ठोस, द्रव और गैस, तीन तरह का पदार्थ होता है। हम आपको तीन बक्सा बनाकर समझाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ ठोस होता है, ये क्या है हमारा? ठोस है। ठीक है, तो ठोस में क्या होता है ना, पदार्थ आपस में बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, इसलिए वो ठोस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बीच में गैप नहीं होता है। लेकिन द्रव, द्रव में क्या होता है? हल्का हल्का गैप होता है, इसलिए वो बह जाता है। और उसके बाद गैस में क्या होता है? पूरा पूरा गैप होता है, इसलिए वो उड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा फ्री यहाँ पर आपको कौन लग रहा है? ठोस, द्रव, या फिर गैस?
तो जो सबसे ज़्यादा फ्री आपको लग रहा होगा गैस लग रहा होगा, गैस में अणुओं के बीच जो है वो काफ़ी कम बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है, तो वहाँ पर ये जो है ये ज़्यादा इधर उधर धमाल मचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अणुओं की ऊर्जा किस में अधिकतम होगी, तो गैस में। किस में अधिक होगी, गैस में। अब आप अगला सवाल को ध्यान से देखिए। अगले सवाल में ठीक उसका अपोजिट आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, किस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा होगी वो कम होगी। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कम होगी, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो इसका आप लोग उल्टा आंसर दीजिएगा, जिसके में सबसे कम स्पेस रहेगा वो कम उथल पुथल मचाएगा, तो ऊर्जा भी उसका कम खपत होगा। तो कौन सा हो गया, ठोस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, पदार्थ के किस अवस्था में अंतराअणुक बल प्रबलतम होता है, यानी किस अवस्था में पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल होगा वो अधिकतम होगा, तो वो होता है ठोस अवस्था में। तभी ना वो ठोस हो जाता है, इतना ठोस हो जाता है कितनों फैट उसमें मारिएगा वो आपका टूटने वाला नहीं है, क्योंकि उनके बीच अणुओं के बीच जो है ना बल, काफ़ी अधिक बल होता है। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आपका ठोस अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है कि निम्न में से किस में कणों की गति अधिकतम होती है। आपके ऑप्शन ए है ठोस, बी है द्रव, गैस है और नॉट है। तो किसमें कणुओं की गति सबसे अधिकतम हो जाएगी, तो जिसके में स्पेस सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इधर उधर ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना। तो आपको हम बताए थे ना किसमें स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, तो गैस में। ठोस में स्पेस ही नहीं होता है, बहुत कम होता है, इसलिए वो ठोस हो जाता है। द्रव में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ता है, वो ढीला हो जाता है, वो बहने लगता है। और गैस में क्या होता है, ज़्यादा स्पेस बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, उड़ने लगता है। तो किस कणों में की गति अधिकतम होगी, जिसमें ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है, उसके कण की गति अधिकतम स्पीड में चलेगी, तो वो हो जाएगा आपका गैसीय अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, जल का क्वथनांक क्या है। सीधा सीधा समझ लीजिए कि जल खौलेगा कितना में। ठीक है, जल कितने में खौलेगा, 0 डिग्री में, 100 डिग्री में, 273 डिग्री सेल्सियस में, या किस में। तो जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होगा, यानी अब इसको आपको केल्विन में बताना है। उधर आपने सेंटीग्रेड में बता दिया, अब केल्विन में बताना है कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुद्ध जल का क्वथनांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 373 केल्विन। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है, बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, यानी बर्फ़ जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे गल जाएगा, है ना, पिघल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, या तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाएगा, या नहीं तो 273 केल्विन होना चाहिए, सेंटीग्रेड नहीं। सेंटीग्रेड में अगर बात करेगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर केल्विन में बात करेगा 273 केल्विन। तो आप लोगों को यही तो याद रखना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, अगले सवाल में कह रहा है 300 केल्विन तापक्रम किसके बराबर होता है। ये जो 300 केल्विन का तापक्रम है वो सेंटीग्रेड में अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर होगा, ये आपको बताना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 27 डिग्री सेल्सियस। किसके बराबर हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा 300 केल्विन तापमान। इसको एकदम याद रख लीजिएगा आप लोग, समझ गए, एकदम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गर्म भोजन की गंध दूर तक फैलती है किसके कारण, अभी हमने आपको ऊपर बताया था ना, तो बताइए किसके कारण, विसरण के कारण, संलग्न के कारण या वाष्पन के कारण। तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विसरण के कारण। ठीक है, गर्म भोजन और इत्र की गंध, दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन का प्रिपरेशन आप लोगों को करके जाना है। अगला सवाल देखिए क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर भौतिक अवस्था क्या होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भौतिक अवस्था क्या होती है, विलयन होगा। विलयन का मतलब समझ लीजिए, विलयन होगा, तरल होगा, गैस होगा या ठोस होगा। यानी जब आपका कोई पदार्थ है उसको हम लोग किस में रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे। तो जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम पानी की बात करेंगे ना तो वो ठोस हो जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ क्या होता है, ठोस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठोस। क्या हो जाएगा, ठोस। 0 डिग्री सेल्सियस पे पदार्थ की अवस्था क्या हो जाएगी, ठोसीय अवस्था हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे यदि पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन का दबा देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सभी का लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। या नहीं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9798054010 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच लाइव आने के लिए।